नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के पहले यूनिट जो है अपनी सर्किट एनालिसिस, उसके अंदर हमने 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उन 11 लेक्चर्स के अंदर हमारी लास्ट लेक्चर जो था वो था नॉर्टन प्रमेय का सर्किट डायग्राम हम किस प्रकार से बनाएंगे, किस प्रकार से न्यूमेरिकल को हल करेंगे नॉर्टन प्रमेय की सहायता से। अब उसके आगे नेक्स्ट अपनी प्रमेय आती है रेसी पारस्परिकता प्रमेय कहा जाता है। जितनी भी थ्योरम अब तक हमने पढ़ी हैं उन सब से ज्यादा इजी ये है, वो भी इजी है लेकिन उनमें थोड़ा कॉन्सेप्ट है डीपली। यहाँ पर उनकी तुलना में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ये इजी प्रमेय है, परीक्षा में आ सकती है क्योंकि छोटा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। इसको हल करने के लिए हमें किरचॉफ नियम की सहायता लेनी पड़ेगी, जो वोल्टताओं का नियम हम लगाते हैं किसी लूप या पास के अंदर। तो अगर आपने अभी तक हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसके अंदर हमने किरचॉफ नियम के बारे में चर्चा की थी, तो आप आई बटन में जाके उसको देख सकते हैं। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। पहले हम इसके स्टेटमेंट की बात करेंगे कि ये प्रमेय का कथन क्या है, ये कहती क्या है। फिर हम इन सर्किट की सहायता से और अपना जो रिजल्ट है वो ज्ञात करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। इसके अनुसार किसी लूप या पास में, लूप या पास, लूप है वो इंग्लिश में कहते हैं लूप और पास कहते हैं हिंदी में, लेकिन बुक्स में यहाँ पर लूप हिंदी वर्ड के हिसाब से भी लिखा जाता है, इसमें कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। किसी लूप या पास में एक वोल्टता स्रोत लगाने पर, किसी लूप या पास में एक वोल्टता स्रोत लगाने पर दूसरे पास में, यानी यहाँ पर दो पास की बात होगी। किसी भी सर्किट डायग्राम है, कोई अपना नेटवर्क है, उसके अंदर दो लूप होंगे। पहले लूप में वोल्ट का स्रोत लगाने पर अगर दूसरे पास में मान लो आई धारा प्रवाहित होती है, अगर जैसे मान लो मैं इसकी बात करूं तो ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। लूप क्या होते हैं, शाखाएं क्या होती है, संधि क्या होती है, इनकी भी वीडियो हमने डाली हुई है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स की जो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट यूनिट लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स का, वहां पर जाके सारी वीडियो आप देख सकते हैं। पहला लूप ये है, दूसरा लूप ये है। इसके अंदर वोल्टता स्रोत हमने E1 लगाया, उसके कारण दूसरे लूप में धारा मान लो, यहाँ पर सर्किट में I2 दिखाई मैंने, स्टेटमेंट में मैंने इसको I मानी है। यदि I हो तो वोल्टता स्रोत को दूसरे पास में लगाने पर, इस वोल्टता स्रोत को दूसरे पास में अगर यूज करते हैं तो प्रथम पास में भी धारा क्या पैदा होगी, I पैदा होती है। यानी कि इस चित्र के अकॉर्डिंग हम देखें तो अगर इस अपने वोल्टता स्रोत को हम दूसरे लूप में लगाते हैं तो इसके कारण इस लूप में जो I1 डैश धारा प्रवाहित होती है वो किसके बराबर होनी चाहिए, पहले पास में वोल्टता स्रोत लगाने पर जो दूसरे में I2 धारा प्रवाहित होती है उसके बराबर होना चाहिए। यानी स्टेटमेंट ये है कि I2 बराबर क्या होना चाहिए, I1 डैश होना चाहिए। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं, ये अपने पास दो सर्किट डायग्राम है। पहले पास में वोल्टता स्रोत लगाने पर यदि इसके कारण दूसरे पास में धारा I2 उत्पन्न होती है तो इसी वोल्टता स्रोत को दूसरे लूप में लगाने पर इसके कारण अगर पहले पास में जो I1 डैश यहाँ पे लिखी है ये धारा प्रवाहित होती है तो ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। या जितनी पहले पास में वोल्टता स्रोत लगाने पर धारा दूसरे पास में पैदा होती है उतनी ही धारा वोल्टता स्रोत को दूसरे पास में लगाने पर पहले पास में उत्पन्न होगी। ये इसका स्टेटमेंट है। इसको हम हल करेंगे अपने किरचॉफ के वोल्टता नियमों की सहायता से। दोनों लूपों के अंदर हम किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाएंगे, दोनों डायग्राम्स में लगाएंगे। फिर हमें यहाँ से इस लूप से I2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उस लूप से हम I1 की वैल्यू, I1 डैश की वैल्यू ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट बराबर आ जाएगा, जिससे ये इसका कथन है उसका सत्यापन हो जाएगा। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि मैंने ट्रांसफर इम्पीडेंस के बारे में आपको बताया था, अंतरित प्रतिबाधा के बारे में बताया था, इसका हमने वीडियो भी बनाया था। इसको डिनोट करते हैं ZT12, यानी एक पास से दूसरे पास में जो अंतरित प्रतिबाधा है वो E1 बटे I2 के बराबर होती है, यानी पहले पास की वोल्टता बटे दूसरे पास की धारा। और ZT21 जो है दूसरे पास से पहले पास में अंतरित प्रतिबाधा जो है, ट्रांसफर इम्पीडेंस जो है वो दूसरे पास की वोल्टता और पहले पास की धारा के अनुपात के बराबर होती है। अगर ये दोनों अंतरित प्रतिबाधाएं जो है यानी ZT12 बराबर ZT21 अगर ये बराबर आ जाती हैं तो ऐसा जो नेटवर्क है उसे आप बाइलैटरल नेटवर्क कहते हैं, द्विपार्श्विक नेटवर्क उसको कहा जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका व्युत्पत्ति करेंगे। अब हमारा है प्रूफ। हम इसका क्या प्रूफ करेंगे, पहले हम ये लेंगे सर्किट, अपना पहला सर्किट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें दो लूप है, ये पहला लूप है, ये दूसरा लूप है। इसमें I1 धारा है, इसमें I2 धारा है।
इसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं कि लूप में आपको एक ही दिशा में धारा लेनी होती है, कितने ही लूप हो चाहे सर्किट में। अगर आप या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज लें या इसको आप क्लॉकवाइज लें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस लूप में क्लॉकवाइज करंट ले रहे हैं, इस लूप में आप एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, तब वोल्ट का नियम लागू नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले बताया था। तो किरचॉफ के वोल्ट का नियम से पहले ही सर्किट की मैं बात करूंगा, इस लूप में और इस लूप में, यानी पहले और दूसरे लूप में हम समीकरण ज्ञात करेंगे और I2 का मान यहां से हम ज्ञात करेंगे। तो लूप, पहला लूप आप देखिए, ये लूप जो है इसमें ये करंट की डायरेक्शन है। वोल्ट का नियम कहता है कि धारा की दिशा में चलते हुए विभव पदों का बीजीय योग वोल्टताओं के बीजीय योग के बराबर होता है, या इन सब का टोटल आप 0 के बराबर भी ले सकते हैं। दो टाइप्स मैंने इसको बताया था। तो यहाँ पर देखिए वोल्टता E1 है बराबर विभव पतन यानी I1 करंट जारी, इसमें I1 करंट है Z1, I1 Z1 हो गया, प्लस के Z3 में से कितनी करंट जारी है I1, तो Z3 I1 हो गया। अब इसके साथ देखें आप, ये लूप तो पहला खत्म हो गया, लेकिन इस लूप के अंदर यानी इस शाखा के अंदर ये I2 करंट भी आ रही है, जो हम जिस दिशा में अपने चल रहे हैं I1 दिशा में, उसके विपरीत आ रही है। तो इसको माइनस के साथ लिखा जाता है, जो अपनी डायरेक्शन के विपरीत है, माइनस के Z3 I2। यहां से आप देखें कि I1 इसमें कॉमन आ जाएगा, Z1 प्लस के Z3 I1 माइनस Z3 I2, इक्वेशन नंबर होगी एक तरीका तो है ये। दूसरा तरीका भी अपने पास है। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका, अथवा E1 बराबर, यहां तक तो सेम है, Z1 इंटू I1। अब ये जो यहाँ पे आपको संधि दिखाई दे रही है, इस संधि पे देखो, ये I1 करंट जो है, इस I1 में से I2 दूसरे पास में चलेगी निकल के, तो इसके अंदर कितनी बची I1 माइनस के I2, यही रहा। तो आप डायरेक्ट इसको Z3 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपके पास सेम ही रिजल्ट आता है। ये जो इक्वेशन एक हमने इस तरीके से निकाली, वो इस तरीके से भी अपनी आ जाती है। तो इनमें दोनों में से कोई एक तरीका आप अपनाएं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। तो ये इक्वेशन एक आ गई पहले लूप के लिए। अब हम बात करेंगे दूसरे लूप की। इस लूप के लिए, इस लूप में क्या होगा, लूप सेकंड में देखें, वोल्टता तो दूसरे लूप में है ही नहीं, तो वोल्टता का मान तो वो 0 बराबर Z2 में I2 करंट है तो Z2 I2 हो गया, प्लस के I2 करंट Z3 में आ रही है तो Z3 I2 हो गया, और यहां पर है माइनस आपका। अब देखें माइनस है यहाँ पर, Z3 में I1 करंट भी आ रही है। इस लूप के अंदर हम चल रहे हैं तो पहले सिर्फ I2 की बात करेंगे। I2 की डायरेक्शन में अगर जो विपरीत आ रही है उसको माइनस में लिया जाएगा। तो Z3 में I1 आ रही है ऊपर से, यानी I2 के अपोजिट है, तो माइनस के Z3 I1। इन दोनों से I2 कॉमन आ जाएगा, तो I2 आ गया Z2 प्लस के Z3, और ये मैंने आगे लिख दिया जो अपना सीक्वेंस के हिसाब से माइनस Z3 I1। अब मैं क्या करूंगा, यहां से I1 की वैल्यू ज्ञात करूंगा, और वो I1 की वैल्यू मैं इस समीकरण में रख दूंगा, जिससे मेरे को I2 का मान मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसके बराबर ये प्रूफ करना है, यानी इस सर्किट से हमें I2 का मान चाहिए। तो हमने यहाँ से I1 का मान निकाल लिया, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। मैंने इसका पहले पक्षांतरण किया, फिर मैंने I1 को इक्वल रखा, Z3 को मैं इधर ले आया। ये I1 की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। यहाँ पुट करने के बाद देखें ये अपना स्टेप आ जाएगा, यहाँ पे I2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि यहां से हम I2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ I2 है, यहाँ I2 है, I2 दोनों से कॉमन ले लिया, और Z3 इसके बटे में नीचे आ गया। फिर Z3 को लघुत्तम लूंगा मैं, तो लघुत्तम ले लिया मैंने, तो यहाँ Z3 है, तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, एक रहेगा, तो साथ में मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2 प्लस Z3 स्क्वायर, और ये Z3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि बटे में इसकी एक है, तो Z3 स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस का Z3 स्क्वायर माइनस का Z3 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से I2 की वैल्यू हम याद कर लेंगे, Z3 है वो E1 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर Z3 E1, और बटे में ये सारा जो पद है ये प्रतिबाधाओं वाला, ये सारा यहाँ पर लग जाएगा। अब ये I2 की वैल्यू अपने पास आ गई, Z3 E1 बटे में Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z3 Z2। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी वोल्टता नियम की सहायता से इस सर्किट में दोनों पास में लगाना है, और I1 डैश की वैल्यू ज्ञात करनी है। वो I1 डैश की वैल्यू I2 के बराबर आनी चाहिए, तब अपनी जो प्रमेय है, थ्योरम है, वो क्या हो जाएगी, सत्यापित हो जाएगी। तो आइए देखते हैं दूसरे नेटवर्क में। तो अब अपना है किरचॉफ वोल्टता नियम से सेकंड अपने नेटवर्क में पहले लूप के लिए देखें। पहला लूप अपना ये है, इसमें वोल्टता नहीं है, तो यहाँ पर आ गया 0 बराबर। अब देखें I1 डैश करंट है वो यहाँ पे देखें, इस लूप की बात कर रहे हैं सिर्फ पहले लूप की, तो Z1 में से आ रही है, तो Z1 I1 डैश
फिर ये I1 डैश है वो Z3 में जा रही है, तो प्लस के Z3 I1 डैश। अब इस Z3 में ये जो I2 डैश है ये भी आ रही है, लेकिन I1 डैश के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस का निशान लगाया Z3 I2 डैश। यहां से देखें I1 डैश दोनों में कॉमन है, तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश आ गया, और ये माइनस वाला मैंने आगे लिखा माइनस Z3 I2 डैश। इक्वेशन नंबर आ गई 4। दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें सेकंड लूप की। सेकंड लूप में वोल्टा E2 है, E2 आ गया। अब यहाँ पे देखें I2 डैश करंट है Z2 से आएगी, तो Z2 I2 डैश प्लस के I2 डैश करंट है Z3 से आएगी, तो प्लस Z3 I2 डैश। और इस Z3 में ये I1 डैश भी जा रही है, तो माइनस के साथ आ जाएगा Z3 I1 डैश। यहां से I2 डैश दोनों से कॉमन लेंगे, तो यहाँ गया Z2 प्लस के Z3 I2 डैश माइनस Z3 I1 डैश। इक्वेशन नंबर होगी 5। इक्वेशन नंबर होगी 4, और वो अपनी जो I2 की वैल्यू हमने इससे निकाली थी वो इक्वेशन नंबर है 3। अब हमें क्या करना था, हमें I1 डैश का मान निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण से मैं I1 डैश की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं, सॉरी I2 डैश की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूं इक्वेशन 5 में। तो ये इक्वेशन सारी I1 डैश में रह जाएगी, I1 की वैल्यू अपने पास, I1 डैश की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। तो इस समीकरण से अगर मैं I2 डैश का मान निकालूंगा, तो आप देखें पहले मैं इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, फिर I2 डैश में यहाँ रख लूंगा, ये Z3 पूरा जो है वो इसके नीचे आ जाएगा यहाँ पे भाग में, तो Z1 प्लस Z3 I1 डैश बटे आ जाएगा Z3। ये I2 डैश की वैल्यू मैं इक्वेशन 5 में यहाँ पुट करूंगा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, E2 बराबर Z2 प्लस के Z3, और I2 डैश की वैल्यू Z1 प्लस Z3 बटे Z3 डॉट I1 डैश माइनस Z3 I1 डैश। यहां से देखिए I1 डैश दोनों में से कॉमन आ जाएगा, बाहर कॉमन ले लिया, और ये आ गया Z2 प्लस के Z3, Z1 प्लस Z3 माइनस के Z3 बटे Z3, और यहां से Z3 हम लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम लेने से वही जो प्रक्रिया पहले वाली Z1 Z2 मल्टीप्लाई प्लस Z3 Z1 मल्टीप्लाई प्लस के Z2 Z3 और प्लस Z3 स्क्वायर, और बटे में लघुत्तम ये है यहाँ पर Z3 जिसके साथ मल्टीप्लाई हुआ Z3 स्क्वायर माइनस का, ये क्रॉस हो जाएंगे, यहाँ पर ये वैल्यू रह जाएंगी। अब यहाँ से I1 डैश को अलग कर लेंगे, Z3 E2 बटे में ये पूरा जो ऊपर स्टेप है वो नीचे लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं I1 डैश की वैल्यू इससे निकाल ली, I2 की वैल्यू इससे निकाली थी, दोनों जो है वो बराबर है, ये दोनों स्टेप जो है वो इक्वल आ जाते हैं। इसका मतलब I2 डैश बराबर I1 डैश, यानी I2 बराबर I1 डैश, यानी कि जो उसका स्टेटमेंट था वो सत्य था, हमने इसको प्रूफ कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो अपने अंतरिक्ष प्रतिबाधाएं जो होती हैं ZT12 और ZT21 वो बराबर कैसे आएंगी। ZT12 क्या होती है, ZT12 होती है E1 बटे I2 का अनुपात, और वो होती है इसका अपोजिट यानी ZT21। तो यहां से इनका अनुपात लोगे, यानी E2 बटे यहां से I1 डैश करोगे और E1 बटे I2 डैश करोगे, तो ये बराबर रहेंगे, यानी ये जो इस सर्किट के लिए ZT12 बराबर होगा ZT21, यानी ये सर्किट जो है वो एक बाइलेटरल नेटवर्क कहलाता है, यानी द्विपार्श्विक जाल ये कहलाता है।